हेलो फ्रेंड्स, मार्केट मैट्रिक्स में आपका स्वागत है, जहां हम एक पर्टिकुलर स्टॉक का एनालिसिस करते हैं और जानते हैं कि क्या ये स्टॉक में पोटेंशियल है इन्वेस्टर्स के वेल्थ को मल्टीप्लाई करने का। पिछले वीडियो में हमने कोको कोला का इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी अंडरस्टैंड किया था और काफी चीजें सीखी थी। आज हम वॉशिंगटन पोस्ट का इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी एनालिसिस करेंगे। दोनों वीडियोस बहुत इंटरेस्टिंग एंड फुल ऑफ लर्निंग होने वाले हैं। इन स्ट्रैटेजीज को आप आपके स्टॉक सिलेक्शन में इजीली अप्लाई कर सकते हो। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बेट है बफेट सर का। इसकी स्टोरी स्टार्ट होती है बाय 1972, जहां पे इसका शेयर प्राइस अराउंड $38 का था। एंड बाय 1973 डाउ जोन्स का इंडस्ट्रियल एवरेज फॉल हो गया बाय 100 पॉइंट टू टेक सपोर्ट अराउंड 921 टू 900 लेवल। कंपनी का शेयर प्राइस भी फ्रॉम 38 टू 22। ये पीरियड में व्हेन एवरीवन वाज फियरफुल, he became greedy and started accumulating this stock at an average price of $22.7. इन्होंने टोटल इन्वेस्टमेंट $10 million की to purchase shares of around 4,67,150. As per his first tenet, business should be simple and understandable. न्यूज़पेपर ये कंप्लीट इंडस्ट्री के साथ बफेट सर का काफी पुराना रिश्ता है। इनके ग्रैंडफादर एक क्यूमन काउंटी डेमोक्रेट ओन भी करते थे और उसमें एडिटर भी थे, which was a weekly newspaper. इनके फादर एडिटर थे in the Delhi Nebraskan. Buffett Sir himself was one circular manager with the Lincoln Journal. ओमाहा सन जो एक न्यूज़पेपर कंपनी है, उसमें बफेट सर ने काफी मेजर इन्वेस्टमेंट किया था in 1969. So he was very much known to this particular industry. Second was related to the operating history. ये कंपनी ने ऑलरेडी एक स्टेलर परफॉर्मेंस दिया था in the broadcast division segment. एंड बफेट सर को पता था कि दिस पर्टिकुलर सेगमेंट इज गोइंग टू एक्सप्लोड इन द कमिंग ईयर्स। थर्ड, रिगार्डिंग द लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स, उन्होंने देखा जो भी बिजनेस है इन एंड अराउंड, दे रिक्वायर्ड न्यूज़पेपर ताकि वो अपने बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट कर सके। सो दिस पर्टिकुलर सेगमेंट वाज द नेसेसिटी। अगर आपका न्यूज़पेपर का ही बिजनेस है तो हर दूसरा बिजनेस आपको रॉयल्टी देगा फॉर एडवर्टाइजिंग देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। सेकेंड, इट वॉज अ लो कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस, जिसके वजह से सारे रेवेन्यूज प्रॉफिट्स में इजीली कन्वर्ट हो रहे थे। एंड ये पर्टिकुलर सेगमेंट में प्राइसिंग पावर था, जिसके वजह से रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल काफी ज्यादा था। अभी देखते हैं हाउ बफेट सर लुक्ड एट द नंबर्स। 1973 में जब वॉशिंगटन पोस्ट का मार्केट कैप था अराउंड $80 million, इनका नेट इनकम था $3.3 million, डेप्रिसिएशन एंड amortization was 3.7 and capex was $6.6 million. And thus he calculated the free cash flow, that is the owner's earning, which was around $10.4 million. And using long-term bond yield, which was around 6.81%, उन्होंने intrinsic value calculate की, which was around $152.7 million. जब हम कोको कोला का बिजनेस देख रहे थे तभी लॉन्ग टर्म यील्ड थी 9%, एंड जब हम वॉशिंगटन पोस्ट का देख रहे हैं बॉन्ड यील्ड इज 6.81%। तो ये डिफरेंस इसी की वजह से है क्योंकि ये ईयर दोनों के अलग है। वो 1988 था एंड ये 1973 है। तो जहां पे कंपनी $8 million की मिल रही थी, इनके इंट्रिंसिक वैल्यू $152 million बता रहा था। सो हियर सबको लगा कि बफेट सर को हाफ द प्राइस में कंपनी मिल रही है, बट द ट्विस्ट इज हियर। इन्होंने कुछ फर्दर कैलकुलेशंस की। इन्होंने देखा कि ये कंपनी एक एसेट लाइट कंपनी है, जिसके वजह से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनके कैपेक्स और डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन सेम हो जाएंगे, एंड जहां से इन्हें ओनर्स अर्निंग मिली $13.3 million की। एंड यूजिंग द सेम बॉन्ड यील्ड इन्होंने इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट $196 million। ऑल्सो इन्होंने सोचा कि एज दिस बिजनेस हैज द प्राइसिंग पावर, अगर ये कल जाके अगर 3% भी अपने प्राइजेस बढ़ा देंगे तो मार्केट वैल्यू अराउंड $350 million की हो जाएगी। He did not stop here. उन्होंने देखा कि इनके करंट प्री टैक्स मार्जिन 10% है एंड हिस्टोरिक मार्जिन आर 15%। अगर इनके करंट प्री टैक्स मार्जिन भी हिस्टोरिक मार्जिन को कैचअप कर लेंगे तो इनकी प्रेजेंट वैल्यू जो $350 million की थी वो और $135 million से इंक्रीज हो जाएगी टू गिव एन इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ $485 million। सो ये खासियत थी वॉरेन बफेट सर की, जहां पे लोग सिर्फ करंट नंबर्स को देख रहे थे। He was very much efficient understanding the futuristic value of a company. As per the futuristic calculation, he bought Washington Post for less than 1/4 of its actual value. Tenet 6, which is related to the return on equity and debt to equity ratio, जो 1973 में इनका return on equity था 15%, 1978 में 30% हुआ एंड 1988 में 36% इनका ROE हुआ। Debt to equity was very much less than every other player in the industry. 73 में जब इन्होंने कंपनी एक्यूमुलेट करना स्टार्ट किया था, it was just 37% and by 1983 सिर्फ 2.70% इनका डेट टू इक्विटी हुआ।
whereas the industrial average was 42%. In Tenet 6 हम वो प्रॉफिट मार्जिन क्यों कम हुए थे उसके रिलेटेड देखेंगे. 6 months आफ्टर द कंपनी गॉट लिस्टेड इनके रेवेन्यूज काफी अच्छे से ग्रो हो रहे थे बिकॉज दे हैड द प्राइसिंग पावर, बट देयर प्रॉफिटेबिलिटी टैंक्ड क्योंकि उनके प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा थे, मेनली द वेजेस. ये कंपनी ने यूनियन को लेकर के काफी प्रॉब्लम फेस की वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड में. काफी बार इनके वर्कर्स स्ट्राइक करते थे एंड दे यूज्ड टू डिमांड फॉर इंक्रीज इन द वेजेस एंड हर बार कंपनी को उनके डिमांड्स फुलफिल करने पड़ते थे, अदरवाइज द कंपनी वुड हैव शट. लेकिन बाय 1970 यूनियन के कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो एक्सपायर होने लग गए थे एंड मिस कैथरीन ग्राहम जो सीईओ थी उन्होंने लेबर नेगोशिएटर्स एनलिस्ट करना स्टार्ट कर दिया एंड फाइनली दे केम टू कंक्लूजन कि वो नॉन यूनियन वर्कर्स को ही एम्प्लॉय करेंगी. एंड सिंस देन द स्टोरी चेंज्ड. 1960 में 15% जो इनके प्री टैक्स मार्जिन थे, ड्यूरिंग 1973 जब ये सारे प्रॉब्लम्स कंपनी फेस कर रही थी तब इट टैंक टू अराउंड 10.8%. बट अगेन आफ्टर दीज प्रॉब्लम रिजॉल्व 1988 में इनके प्री टैक्स मार्जिन में 31%, जहां पे न्यूज़पेपर जो कंप्लीट इंडस्ट्री थी उनके 16.90% थे और एसआईपी का इंडस्ट्रियल एवरेज अराउंड 8.6% था. टेनेट 4 दैट इज द मैनेजमेंट रैशनैलिटी. कंपनी काफी ज्यादा कैश जनरेट कर रही थी बट दे डिड नॉट हैव मच अपॉर्चुनिटी टू री इन्वेस्ट. तब उन्होंने डिसाइड किया कि दे विल रिटर्न द मनी टू द शेयर होल्डर्स एंड तभी उन्होंने 46% ऑफ द शेयर्स रीपर्चेस कर लिए एट एन एवरेज ऑफ $60 पर शेयर. और इनका जो एनुअल डिविडेंड था विच वाज $1.84, उसे उन्होंने $4 पर शेयर कर दिया विच वाज अ हाइक ऑफ 117%. बट इन 1990 things changed. Newspapers started losing their monopoly as इनको सबसे ज्यादा फायदा एडवर्टाइजमेंट से आता था. बट by this time there were cable televisions, direct mail, ये सारे जो more cheaper options थे वो available होने लग गए and hence they eventually lost the pricing power. Even Buffett Sir got convinced कि this is a change period for this particular industry. So एक तो secular changes होते हैं which are called the structural change. यहाँ पर अगर कंपनी वो चेंज को मीट नहीं कर पाई so they will end up in losing the market value. And second होते हैं cyclical changes जहां पर सिर्फ अर्निंग्स अफेक्ट होती है. एंड बाय 1971 बफेट सर गॉट कन्विंस्ड दैट दिस पर्टिकुलर कंपनी is struggling with both the changes. But in the meanwhile, from 1973 to 1992, the company grew exponentially. इन्होंने अराउंड $1.7 billion का प्रॉफिट अर्न किया था. डिविडेंड वाज पेड आउट अराउंड $300 million. इनके रिटेन्ड अर्निंग्स अराउंड $1,456 million की थी एंड द मार्केट वैल्यू जो 1973 में सिर्फ $18 million की थी वो 1992 तक $2,630 million दैट इज $2.6 billion की हो गई थी, जो बफेट सर ने अराउंड $500 million की एक्सपेक्ट की थी. एंड नाउ टॉकिंग अबाउट द $1 प्रीमाइस, एज पर वॉरेन बफेट ही सेज अगर कंपनी $1 ऑफ अर्निंग रिटेन कर रही है तो उसके बदले में द कंपनी शुड हैव द एबिलिटी टू ग्रो इट्स मार्केट वैल्यू बाय $1. अगर आप 2630 को डिवाइड करोगे विद द रिटेन्ड अर्निंग्स 1456 तो आपको रिटेन्ड वैल्यू मिलेगा विच इज 1.81. तो फॉर एवरी डॉलर रिटेन्ड कंपनी ने $1.81 कमाए हैं एंड हेंस दिस कंप्लीटली सैटिस्फाइड वॉरेन बफेट सर क्राइटेरिया. सो नाउ टॉकिंग अबाउट द लर्निंग्स, सबसे पहले इज नोइंग द बिजनेस. आपको वो बिजनेस बहुत ही अच्छे समझ में आना चाहिए, उसका नेचर क्या है, वेदर इट्स अ सिक्लिकल और अ नॉन सिक्लिकल बिजनेस. हर बिजनेस में एक स्ट्रक्चरल चेंज आता है, तो क्या आप वो स्ट्रक्चरल चेंज अंडरस्टैंड कर पा रहे हो. सेकेंड, बेट ऑन नेसेसिटीज. आपको मोनोपोली बिजनेसेस फाइंड करने चाहिए एंड दे आर एक्चुअली सर्विंग द नेसेसिटी. द कंपनी जिसमें आप इन्वेस्ट करने का देख रहे हो इट शुड हैव द प्राइसिंग पावर. अगर कंपनी इजीली अपने प्राइजेस इंक्रीज कर पा रही है विदाउट लूजिंग देयर कस्टमर, नो अदर बिजनेस इज एज ग्रेट एज दिस. लो कैपिटल इंटेंसिव बिजनेसेस आपको ढूंढने चाहिए ताकि आपका ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले आउट हो जाए. मतलब आपको न्यू मशीनरीज, न्यू प्लांट्स बार बार सेटअप करने की जरूरत नहीं है. इट इज कंटिन्यूसली अ कैश जनरेटिंग मशीन. लाइक आईटी कंपनीज हो गई या प्लेटफॉर्म कंपनीज हो गई, दीज आर नॉट कैपिटल इंटेंसिव कंपनीज. इसके वजह से रिटर्न ऑन द इन्वेस्टेड कैपिटल काफी ज्यादा होता है. मैनेजमेंट का टेम्परामेंट अगेन एज स्टेटेड अर्लियर आपको चेक करना बहुत जरूरी है क्योंकि दोनों एग्जांपल्स में हमने देखा कि हाउ स्मार्टली द मैनेजमेंट प्लेड आउट, जिसके वजह से दे वर एबल टू सर्वाइव द डाउन साइकिल. तो फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं आपको हमारा आज का कंटेंट काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा, आपको काफी नई नई चीजें सीखनी मिली होंगी. एंड इफ इट इज एडिंग वैल्यू टू योर नॉलेज, प्लीज गिव अस अ लाइक. थैंक यू.